Hi, once again welcome back to another episode of our talk show. Here I'm your host, Mr. Zilian, and along with me, here is another friend of mine. He's Mr. Porambe. He will be my co-host. So before we go into deep discussion, I would like to welcome our sir. So nice meeting you. Welcome you all. Okay. Welcome. And thank you all Okay. for giving me a chance to be in your talk show. Okay, so welcome. So before we go into deep discussion, I'm sure that our viewers who are watching our video may like to know about you. So please. My name is Dr. Jaideep Ghosh. I'm an orthopedic and spine surgeon. Okay. I work in Apollo International Hospital, Kishan Basti, that's in Guwahati. I stay here from Monday to Saturday. So you can find me here from the evening hours from 2 p.m. to 6 p.m. So basically, I do surgeries of the spine and also of the bones. If there's a bone fracture, if there's a joint fracture, there's a spinal problems, I give medical treatment and also do surgeries. So basically, I'm a medical doctor and I have completed my training in orthopedic surgery and also spine surgery. And I have performed 9,000 major surgeries and about 12,000 minor surgeries. So my count of surgeries is around 21,000. See, as you said, you have mentioned about your profession. Yes. So some of our viewers, they may like to know your qualification. Yes. So if you can, please. I am an MBBS and MS Ortho. Then I have completed DNB Orthopedics. Then I have completed Diploma SICOR. And I'm the only one in Northeast India to have the Fellowship of National Board on Spine Surgery. I'm also a Global Diploma holder in Spine Surgery. ओके आप ये प्रोफेशन मैंने सर्जरी डॉक्टर तक आपने बताया कि क्यों ये चूज़ किया मैंने स्पेशलाइज क्यों ये सर्जरी में आप चूज़ किया देखिए मैं बचपन से मैं थोड़ा सा क्या था कि मैं शायद डॉक्टर बनना नहीं चाहता. ओके मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग टाइप बेंड ऑफ माइंड था. ओके. तो मेडिकल लाइन में ये एक ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स जिसमें इंजीनियरिंग का भी बहुत सारा हमें मतलब नॉलेज रखना पड़ता है. हम लोग प्लेट स्क्रू के साथ काम करते हैं. हम लोग उसका स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं. हम लोग सारा बायोमैकेनिक्स बोल के एक पार्ट है जो कि मतलब ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग पार्ट है. तो इसलिए ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा और मैं जब इसमें डीपली जाता रहा तो मुझे लगा कि ये वाला से आप जो पेशेंट का लाइफ है वो जल्दी से ठीक कर सकते. कोई एकदम हड्डी टूटा है फूटा है एकदम मतलब ख़राब कंडीशन में उसको 2-3 या एक सर्जरी में उसको बिल्कुल आप उसको ख़राब ही कर सकते हो. सो वो जो ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ होता है ना कि कोई ख़राब पेशेंट को आप इमीडिएटली सही कर सकते हो, ये पावर ऑर्थोपेडिक्स में है. तो मैं इसको अच्छा लाइक करता हूँ और मैं कुछ हाथ से काम करना सिर्फ दवाई देना भी पसंद नहीं करता. वो भी मेरा फेवरेट है लेकिन मैं कुछ हाथ से काम करना चाहता हूँ. तो ये सर्जरी इसके लिए मेरे लिए अच्छा है. Sir, so what are the difference between Kobiras and orthopedic doctor? So you come from Haflong. हाँ, तो वहाँ पर हाफलॉन्ग में क्या होता है कबीराज बहुत है. हाँ कार्बी आंगलोंग हाफलॉन्ग. हाँ तो ये सब मतलब जो डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ कासा हिल्स डिस्ट्रिक्ट था. तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटिंग था जब डॉक्टर ज़्यादा नहीं थे. अब वो कबीराज क्या करता है उसका अभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कबीराज का बिल्कुल नॉलेज नहीं है लेकिन उसका ट्रेडिशनल नॉलेज होता है. हाँ कुछ पौधे होता है जो उसको लगाने से वो फ्रैक्चर जल्दी हील करता है. वही नॉलेज हम लोग भी यूज़ करते हैं. एक दवाई है उसका नाम है सिसस क्वाड्रेंगुलिस. वो दवाई जो है हम लोग मतलब यूज़ करते हैं बोन को जल्दी हीलिंग करना. वो फिर एक मोरिंगा बोल गया जो डाटा जो डाटा है मतलब जो ड्रमस्टिक है उससे मिलता है. सो ये बोन्स को जल्दी हीलिंग करने के लिए हेल्प करता है. तो बहुत सारा नॉलेज हम लोगों का ट्रेडिशन उससे आया. अभी ऐसा अगर आप मानो जो ऑर्थोपेडिक्स का जो ओरिजिन है ह्यू ओवन थॉमस
उसका जो फैमिली वाले हैं देवर बोन सेटर्स। ओके। अब एक बार बोन सेटर्स और वो कोबिरस थे इंग्लैंड का, तो एक बार उनका पैसा ज़्यादा होने लगा, फिर उन्होंने डिसाइड किया नहीं इस बार मेरे बच्चों को मैं मेडिकल एजुकेशन दूंगा। तो वो वहाँ से वो बोन सेटर फैमिली से हम लोग का मेन जो ऑर्थोपेडिक्स का जो गुरु है वहीं से निकला है। सो ऐसा नहीं है कि कोबिरस है मतलब इतना हम वो खराब चीज है, लेकिन क्या है कि मतलब जो ग्रीडी कोबिराज है जो जिस चीज को ठीक नहीं कर सकता, कभी कभी इतना टाइट से बांध देता है हाथ पैर, वो खराब हो जाता है। कभी उसका एक्टिविटी तो छोटा मोटा ठीक है, लेकिन कभी उसका नॉलेज और कैपेसिटी से भी ऊपर है। हाँ, तो वो ऐसा कर ठीक करता है जो उसमें डिफॉर्मिटी रह जाता है। तो मेरा मानना है कि अभी के हिसाब से मॉडर्न जो आपका वहाँ पर देखो आपका डिफू मेडिकल कॉलेज भी हो गया, हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि डिफू मेडिकल कॉलेज होगा और आगे जाके हाफलॉन्ग में भी होगा। तो ये जो मॉडर्न मेडिसिन काफ़ी चेंज हो गया। तो मेरे हिसाब से कोबिराज जो है अभी इतना मतलब जो फ्रैक्चर के लिए इतना उनके पास जाना नहीं चाहिए। अभी आपको मॉडर्न डॉक्टर के पास आना चाहिए, उनका वो हेल्प लेना चाहिए। छोटा मोटा चीज है तो ठीक है, वो कोबिराज भी कर सकता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग जो डॉक्टर हैं हम लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन हम लोग साइंटिफिक प्रोसेस और बेस्ट प्रोसेस से करते हैं। जो अभी ये जो सिचुएशन मान लो हाफलों का आज से 10 साल पहले वो स्कॉटलैंड में था, आज से 300 साल पहले वहां से वो लोग इवॉल्व होकर वो नॉलेज हम लोग आया। तो हम लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी और मॉडर्न नॉलेज सबको सिंथेसिस करके देता है। तो मेरा मानना है कि इवन बच्चों का कोई फ्रैक्चर है तो आप पहले डॉक्टर को और एप्रोप्रिएट जगह पे आइए जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना, वो फ्रैक्चर को अच्छा से समझता है, उसका अच्छा से ट्रीटमेंट कर पाएगा। उसको कभी कुछ है एल्बो का ऐसे जुड़ जाता है, लेकिन वो अगर गलत से जुड़ेगा हाथ दे रहा रहेगा। कोई भी आदमी अपना हाथ दे रहा है वो नहीं चाहता है। हाँ, लेकिन बच्चों में ये भी है कि अब हड्डी ऐसा भी हो ना, वो टाइम के साथ ऐसा हो जाता है। तो वो चीज अब डॉक्टर ही अच्छा से बता पाता है। तो ये उसका सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस भी है। ठीक है, तो आजकल मेरे हिसाब से जो भी अगर ऐसा एरिया में है आपको डॉक्टर के पास ज्यादा जाना चाहिए, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है, आपका स्पीच सुनकर एडवाइस सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप पूरा एक्सपीरियंस हो गया होगा शायद। तो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इनटू दिस प्रोफेशन? देखिए मेरा जो है 23 साल का आफ्टर एमबीबीएस एक्सपीरियंस है। उसमें से ऑर्थोपेडिक्स में मेरा है करीबन 17 इयर्स। स्पाइन सर्जन एज ए स्पाइन सर्जन मेरा एक्सपीरियंस है अराउंड आपका 12 इयर्स। ओके, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन बोन और जॉइंट इंजरीज यू सी? देखिए, एक जो चीज़ है जो बोन और जॉइंट इंजरी का वो अलग अलग जगह पे अलग होता है। मोस्टली कहाँ पे होता है? हाँ, मैं आपको बताऊँ, जैसा कि हम लोग को मिलता है यंग जो है, जैसे आपकी उम्र के लड़के बाइक चलाता है, बाइक चला के वो दूसरा वाला बाइक चला गया स्पीड में तो ये भी लगेगा रेस में, तो क्या होता है, तो इंजरीज होता है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स काफ़ी होता है। और देखो गाड़ी में क्या होता है, उसके चारों ओर एक स्टील का ढांचा रहता है, तो वो एक्सीडेंट होने से भी अंदर में इतना चोट नहीं पहुंचता। लेकिन मोटरसाइकिल बिल्कुल एक्सपोज और बहुत स्पीड। आजकल क्या है, आजकल आपको मतलब यामाहा बाइक्स है, ये बाइक्स है, स्पोर्ट्स बाइक है, आपका 0 to 100 एकदम आपको 6-7 सेकंड में पहुंच जाता है। तो इससे वजह से क्या होता है कि और कुछ लोग अगर हेलमेट नहीं पहनते उनको हेड इंजरी होता है। और तो होता है आपका तो ये जो लेग का बोन फ्रैक्चर, ये फीमर का फ्रैक्चर, ये सबसे कॉमन देखा जाता है। ठीक है, और कभी कभी देखो जैसे कि आपका पहाड़ में जो पहाड़ी लोग मिल जाता है, ऊपर घास में चढ़ता है या जा रहा है कहीं, वहाँ से गिर गया, घास से गिर गया, पेड़ से गिर गया, तो क्या होगा, वो ऊपर से गिरने से ना ज़्यादा स्पाइन का इंजरी होता है। अभी तो यंगस्टर के बात हो गया, यंगस्टर के तो मोस्टली अपने बताया कि एक्सीडेंट केस ये सब होता है, लेकिन अभी एज के साथ साथ पापा लोग का इन लोग का बैक पेन होता है, तो ये व्हाट इज द मेन कॉज? एक चीज है, देखिए जो एज होता है ना, एज में एज के साथ साथ हो जाता है बैक पेन। वो क्या होता है, उसी में मैं इंजरी के बारे में पहले बोलूंगा, फिर बैक पेन के बारे में। ओके, तो क्या होता है, एज होने से बोन्स वीक होता शुरू होता है, आपका बोन्स वीक होना शुरू होता है पर्टिकुलरली फीमेल्स में। तो ऐसा होने से क्या क्या होगा, तो इस तरीके से होने से आपका जो है जो हड्डी कमजोर होगा,
हाँ। फिर दूसरा चीज है जब एज होता है बैलेंस कब होता है, आदमी चलता है तो जितना एक यंग में जितना उसका फुर्तीलापन है वो कहीं मतलब फिसलने वाला है लेकिन वो पूरा बैलेंस करके मेंटेन करेगा, लेकिन जो मतलब उम्र है, हाँ, उम्र वाला वो बैलेंस नहीं कर पाता। तीसरा चीज है पर्टिकुलर ऐसा होता है कि रात में कोई अगर जिसको पेशाब लगता है वो रात में सोते वक्त फटक से उठता है तो क्या होता है, हम लोग सोए हुए रहते हैं, ब्लड ऐसा रहता है, तो खड़ा होता है, ब्लड ऐसा कॉलम ऐसा बन जाता है, तो ब्रेन में इतना ब्लड नहीं पहुंचता, तो इसलिए वो लोग का जो कोऑर्डिनेशन और रात में आँख का कैपेसिटी कम हो जाता है तो गिरने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इससे क्या होता है, फर्स्ट है हिप फ्रैक्चर, हाँ, नेक ऑफ फीमर इंटरट्रोकेंडी फ्रैक्चर ये होता है, स्पाइन का भी फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो वो मतलब इतना कॉमन है, जैसे ऐसा मतलब जो एक्सीडेंट कॉमन है उतना ही कॉमन है ये हिप फ्रैक्चर एल्डरली में। और अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट में बैक पेन क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि उम्र के साथ जो जैसा हम लोग का जो स्किन है वो खराब होता है, तो वो ड्राई और रफ हो जाता है, हाँ, हमारा आँख खराब हो जाता है, हमारा बाल कम हो जाता है, बाल सफेद हो जाता है, इस तरह दिस इज एजिंग प्रोसेस। इस तरह से स्पाइन में भी एजिंग का स्टार्ट होता है। स्पाइन के बीच में जो हड्डी के बीच में कुशन रहता है वो खराब हो जाता है, हाँ, नर्व पे प्रेशर होना शुरू होता है, प्लस बोन्स वीक होता है तो बोन्स का भी फ्रैक्चर हो जाता है, वो हो के जो नॉर्मल उसका शेप है वो साइड में टिल्ट हो जाता है होता है। तो ये सब के वजह से क्या होता है कि जो मसल्स है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है और साथ में जो नर्व्स है उसमें पिंचिंग होता है और फिर आपको बैक पेन, लेग पेन, नेक पेन, हाथ में पेन ये सब होता है उम्र के साथ। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट? देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग को एक्सेप्ट करना कि होता है उम्र के साथ, और फिर हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें मतलब जो प्रैक्टिकली कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास। एक तो है बोन का स्ट्रेंथ बढ़ाने का, तो बोन का स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं कि आप अगर अच्छा से विटामिन डी ले। विटामिन डी कहाँ मिलता है, कुछ जैसे कि एग का जो येलो है और दूध में मिलता है, बटर में मिलता है, घी में मिलता है, प्लस या मिल्क में मिलता है, प्लस आपको विटामिन डी मिलता है जब आप सनलाइट में रहेंगे। सनलाइट में जब आप सुबह का सनलाइट आपको बॉडी पे आप वेट करोगे, आप कपड़ा पहनो हो तब नहीं होगा, जब आप सनलाइट से स्किन को एक्सपोज करोगे तब आपका विटामिन डी आएगा। उससे क्या होता है, और आप अगर अच्छा से खाना वाना खाओगे, बैलेंस डाइट मतलब सब कुछ हर तरीके से, तो आपका बोन स्ट्रांग रहेगा। आप कैल्शियम एक्स्ट्रा कैल्शियम भी ले सकते हैं या कैल्शियम वाला खाना भी कर सकते हैं, वो दूध वगैरह, ठीक है, पनीर वगैरह वो खाओगे तो आपका कैल्शियम होगा, तो उससे आपका बोन स्ट्रांग होगा। सेकेंड है माइल्ड एक्सरसाइज, मतलब अगर जो है एजेड आदमी एकदम बैठ जाता है तो उसका जो है बोन्स वीक हो जाता है। एक्टिविटी अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा काम नहीं, तो मॉडरेट काम अगर करे, थोड़ा सा घर का काम वाम करे तो उससे बोन का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तीसरा चीज़ है जो कि वो उसको हाँ वो करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, जैसे कि रात को अगर वो पेशाब करने निकलता है तो होना चाहिए कि उसका बाथरूम वगैरह पूरा लाइट होना चाहिए, या किसी को बोले कि भाई मैं जा रहा हूँ, हाँ, वो कहीं पे भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर मान लो कहीं पर कुछ है उस पर वो गिरेगा ही और फिर फ्रैक्चर होगा, तो ये फॉल प्रिवेंशन आपको करना पड़ेगा। अवेयरनेस रहा पारंगा अनुराम पेगन का रिसेंटली कॉमन लांग में एक्सीडेंट केसेस पर की बात है गाड़ी ते बरा में रंग रे में माइक दो जी माइक तो पास बाम दा चीज है पाने अवेयरनेस कम से प्रिवेंशन बाम लांग से पारा है चीज है जी आपको ले पास है आपको वो डॉक्टर सांग से बाम से पता है तो पेशेंट रंग है पेशेंट वो वंदे के पाते ले की दी से कने एक्सीडेंट केसेस पर की ची अवेयरनेस रहा में है के ने जान अनुराम पे गाड़ी फुई ये डिजाइन है पोज केस की भी पे कोले सीधा का पोज जिंग रंग पाना रंग है दे पाना रंग डिटेल उधर रंग का मुइन किंग जाए प्लान है को डिजाइन है सीधे preventive raming sebli plan rang kweda so hai na video pizun kara chen hong hanga benefit chen bigi pla boxing le si de so agar आप डॉक्टर है हर दिन पेशेंट तो आते रहता है जाते रहता है एक्सीडेंट केसेस भी आता है सब केसेस भी आता है तो बीइंग पेशेंट में अगर आज पेशेंट करके आएगा तो ये क्वेश्चन है प्रपोजल करते हैं व्हाट आर सम कीज थिंग पेशेंट शुड ask their doctor before operation. देखिए कोई भी फर्स्ट है जो है डॉक्टर को आस्क करने से पहले आपको इम्पोर्टेंट है डॉक्टर आपको चूज करना पड़ेगा। ओके आप कौन सा डॉक्टर चूज करोगे। देखिए
ये सबसे बड़ा वो होता है कि डायलेमा होता है कि मेरा ये है तो मैं किसके पास जाऊँ, ओके, मेरा ये है तो किसके पास जाऊँ। तो देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका मान लो कि एक रफ है कि आपका कहाँ पेन है। हाँ, मान लो आपका जॉइंट्स में पेन है तो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाओगे। जब मान लो आपको मतलब हेड का इंजरी हुआ तो एक न्यूरोसर्जन के पास जाओगे। आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजी, तो थोड़ा सा वाइड आप नहीं तो आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। एक सेकेंड थिंग है, आप जो डॉक्टर के पास जा रहे हो तो उसके बारे में आप पूछो। आप दूसरा पेशेंट से पूछो कि वो कैसा है, दूसरे लोग से जो उसका ट्रीटमेंट ले चुका है वो कैसा है, वो बातें सही करता है, आपसे अच्छा से पेश आता है, अब उसका नॉलेज है, तो वो चीज़ें आप ऐड करो। फिर आपने अपना डॉक्टर चूज कर लिया, फिर मान लो कि आपका कुछ वो टेस्ट हुआ, उसके बाद ये कंक्लूजन के पहुंचे कि ये आपको सर्जरी चाहिए। तो अब क्या क्वेश्चन पूछोगे, तो आप ये पूछो कि आपका डायग्नोसिस क्या है और सर्जरी इसमें कितना इम्प्रूवमेंट लाएगा और सर्जरी के अलावा और कोई ट्रीटमेंट है क्या, ये आपको पूछने का हक है। फिर हाँ, आप पूछोगे कि कितना ड्यूरेशन है। हाँ, फिर सर्जरी के बाद कितना दिन के बाद आप मतलब डिस्चार्ज हो गए, ठीक है। और इसके साथ भी आपको ये पूछना पड़ेगा कि कॉस्ट वगैरह, हालांकि ये अप्रोप्रिएट मतलब अप्रोक्सीमेट दे सकता है, कोई डॉक्टर एग्जैक्टली नहीं बता सकता कितना कॉस्ट है, वो कोई पैकेज नहीं होता है। Continuing to this question, how do you decide which approach is the best for a patient? See, there are many things to a approach, and I will say the approach comes from experience. Yes, that's It's not always in the book. Yeah. बहुत चीज़ें होता है कि वो सर्जरी आपका दूसरे देश में वो अच्छा होगा, लेकिन इस देश में ये करने से, इस जगह में ये करने से अच्छा होगा। तो सारा चीज़ें किताब में नहीं दिया होता है। मान लो हाँ, कोई फ्रैक्चर है ये फीमर का, उसका ट्रीटमेंट किताब में दिया हुआ, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है 3 महीने बाद आधा जुड़ा हुआ फ्रैक्चर आता है, उसमें क्या करना पड़ेगा वो दिया उन्होंने। तो बहुत चीज़ एक्सपीरियंस से आता है, तो सारा चीज़ एक्सपीरियंस और कॉस्ट और पेशेंट कैपेसिटी। पेशेंट अभी मान लो कुछ सर्जरी उसके लिए अच्छा है, लेकिन उसका ऐसा जनरल कंडीशन है, एजेड है, वो करेगा तो पेशेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो हम लोग नहीं। तो बहुत चीज़ सोच समझ के हम लोग वो एडवाइस देते हैं। और देखिए क्या है कि अलग डॉक्टर का अलग एडवाइस हो सकता है। तो अगर किसी डॉक्टर का 2 डॉक्टर का अलग एडवाइस है, आप घबराइए मत, क्योंकि जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से ये ठीक हो सकता है, उनका एक्सपीरियंस से वो ठीक हो, दोनों का ट्रीटमेंट सही हो सकता है, ठीक है। एक ही ट्रीटमेंट 2 सिमिलर डिजीज सिमिलर आदमी को देने से दोनों का अलग रिजल्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो एक्चुअली कोई जगह कोई हॉस्पिटल में तो आपको अप्रोच करने से पहले सीटी स्कैन करो, एक्सरे करो, क्या क्या बोलते हैं ना, ये सब आप आने के बाद आप एडवाइस करता है ना, इससे पहले आने से अच्छा लगता है? नहीं, वो तो देखिए वो पहले पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है। हाँ, जनरली एक चीज़ है कि पेशेंट को अगर 2-3 दिन से प्रॉब्लम है और सीरियस नहीं है तो हम लोग पहले टेस्ट नहीं देते हैं। और पेशेंट का बहुत दिनों से प्रॉब्लम है तो हम लोग टेस्ट देते हैं। और पेशेंट का कंडीशन सीरियस होता है तो हम लोग इमीडिएटली टेस्ट देते हैं। कुछ टेस्ट से हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है। हाँ, तो ये चीज़ मतलब क्या है कि पेशेंट के बीच में भी हो गया कि अगर उसको टेस्ट मिल जाता है, कभी कभी वो नेगेटिव होता है, कुछ उससे पता नहीं चलता, तो कभी कभी डिजीज बहुत इजी होता है डायग्नोस करना, कभी कभी डिजीज बहुत ही टफ होता है डायग्नोस करना। टिल टुडे आप काम किया है, मैंने वो पेशेंट को सर्जरी किया है, तो आपका मोस्ट चैलेंजिंग और मेमोरेबल केसेस आप आज तक क्या किया है? देखिए मैं करता हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ स्कोलियोसिस सर्जरी, यानी स्पाइन जो भी बेंड है। हाँ, वो हम आपको फोटो भी दे सकते हैं, आप चला भी सकते हो। तो ऐसा बेंड स्पाइन सर्जरी करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये सब में यही मेरा मतलब चैलेंजेस रहता है। कभी कुछ है कि वो ऑलमोस्ट पैरालिसिस है, उसको ठीक करना। अभी हमारे पास एक पेशेंट है नागालैंड से, और उसका स्पाइन बहुत ही बेंड है, वो चल ही नहीं पा रही थी। आहिस्ता हमने उसको मतलब सर में एक मेटल का रिंग लगा के उसको पुल किया है, तो उससे उसका स्पाइन काफ़ी ठीक हो रहा है। तो हम लोग आशा करते हैं, हम लोग पहले बोला था हम लोग 3-4 महीने में करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि हम लोग उसका इम्प्रूवमेंट देखते हुए अभी 1 साल हो गया, शायद 1.5 साल आफ्टर पुलिंग
we might do the surgery. हम लोग चाहते हैं कि हाँ the patient will work. Okay. So that's my honest desire and hope to God that she can work with our surgery. So this might be one of my most challenging cases. Okay. चला का सुन। ये थेरेपी करता है, इससे भी परमानेंटली हो सकता है क्या? देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब लॉजिक बिहाइंड थेरेपी। थेरेपी बहुत अच्छा चीज़ होता है, जो एक्सरसाइज हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसका एक अप्रोप्रिएट प्लेस है। हाँ मान लो हाँ वो अप्रोप्रिएट प्लेस है। वो क्या होता है कि अगर मैं स्लिप डिस्क के बारे में बता रहा हूँ, स्लिप डिस्क होता है तो हम लोग पहले एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करेंगे बोलते हैं। तो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करता है, वो जो नर्व है उसको इरिटेशन से बचाता है। सेकेंडली जो बैक मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना बड़ा डिस्क होता है, हाँ वो जाके पैरालिसिस कर देता है, लैट्रिन पेशाब में प्रॉब्लम कर देता है, लैट्रिन पेशाब नहीं घुसना। वो वाला केस में अगर आप फिजियोथेरेपी करते रहोगे, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट दैट वो चीज़ ठीक हो जाएगा। तो सबका अप्रोप्रिएट लेवल है, अप्रोप्रिएट लेवल। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट बोले हम 100% ठीक कर देता है तो ही इज ए लायर। कोई सर्जन होगा वो बोला 100% मैं ठीक करता हूँ, ही इज आल्सो लायर। सो इट्स अप्रोप्रिएट, मतलब दोनों के बीच में। ओके, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो गुवाहाटी पे क्या टेक्निकल इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है, आप बता सकते? देखिए पहले क्या था कि मेडिकल जो है था नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही कमजोर था। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स कम थे। ये जो है एक गरीब इलाका है, हमें मानना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट गरीब है दूसरा स्टेट से, यहाँ पर इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल होना, इतना एडवांस चीज़ें होना मुश्किल होता है। सेकेंड थिंग है कि जो भी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट यहाँ वहाँ से बाहर से मेनलैंड से लाना, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन क्या कि अच्छा है कि हाँ दैट्स अ गुड थिंग जो लास्ट 15-20 ईयर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। पर्टिकुलरली गुवाहाटी जो है ना एक मेडिकल हब बन चुका है। बहुत बड़े बड़े सरकारी और हाँ मतलब गैर सरकारी यानी नॉन गवर्नमेंटल काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन गए जो कि काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। उनके पास अच्छा इक्विपमेंट है, जैसा हमारा अपोलो इंटरनेशनल हॉस्पिटल किशन बस्ती वाला, ये काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। काफ़ी इसमें किडनी ट्रांसप्लांट, स्पाइन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो कि आजकल हम लोग अभी बेस्ट हॉस्पिटल्स बाहर का के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर गुवाहाटी में आके ट्रीटमेंट देखो, एक जो है नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप अगर हाफलोंग से यहाँ आने में कितना, वो 5 घंटा ट्रेन में पहुँच जाएगा, बाय कार 6-7 आवर्स, हाँ हाईवे है, पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको वही सेम चीज़ आपको मान लो दिल्ली जाना पड़ेगा या चेन्नई, तो आपको यहाँ आके फिर फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना आप रैपिडली आप दिखा सकते हैं, जितना आसानी से दिखा सकते हैं, यहाँ पर आपका नॉलेज होगा, आपका फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड्स सर्कल कुछ प्रॉब्लम, किसी को ब्लड चाहिए वो आपका फ्रेंड्स में पूछ सकते हो। तो ये जगह जो है ना, इट इज नोन टू एवरीबॉडी इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का हर कोई मतलब बंदा यहाँ गुवाहाटी में आ चुका होगा ऑलमोस्ट। तो दिस अ फेमिलियरिटी नाउ विद बेटर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड बेटर सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर लॉट ऑफ डॉक्टर्स, तो पहले से बहुत इम्प्रूव है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो गिव ए थॉट, आप लोग गुवाहाटी में भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। हमें कहा ना फैसिलिटीज लेना है क्या गुवाहाटी को, तो हम बुइदा नंग ना रहते हैं टाइम लोई रहा है, ट्रेन ले जाए अवेलेबल हो बुला ना या कहीं पुई ले जाए इस संगला मुई जीप जगह ना हाला टाइम दे मसुदा पो गुवाहाटी लोगों तो इम्प्रूवमेंट पाती बताक जाए तो अधिक तक जाए ला ना मशीन रन तो टेक्निकल ला में तो खांडले से बरांग है लाले जिना नंग लोई ना तारा नंग जाए ना अनुई ले जाए हेल्थ ले पुनी अंका नि क्या जो कांटेक्ट बम ले जीप जगह अनुई तारा जाए ना अनुई चले कांटेक्ट लो पुनी को नंबर ले बम ले अनुई रहते ने बम जाए ना चुना अनुई पुनी चले प्रोस्टेट बजा अनुई हां को इको दिले से भाई मसिया को ताई। So let's come to an end. Yes. So before we conclude, अगर आप अपकमिंग डॉक्टर्स लोगों को कुछ सजेशन और कुछ सजेस्ट देना है तो आप दे सकते। देखिए पर शायद अभी अपॉर्चुनिटी बढ़ गया, ज़्यादा हॉस्पिटल हो गया, ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो गया, तो आप सोच समझ के घुसिए। लंबा प्रोसेस है, हाँ उसके बाद भी ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनने वाला है। अभी इतना नहीं बनता, पहले बनता था,
एज कंपेरिजन, तो अभी इतना नहीं, तो बट आपको सेटिस्फेक्शन बहुत होगा अगर आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है सर, आप खराब नहीं माना तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैं। हाँ ठीक, एवरीवन आर वाचिंग, सो व्हाट आई वांट टू आस्क इज दैट आप जीएमसी भी कर रहा होगा, वो पे भी आप डॉक्टर है, माने गवर्नमेंट का आप डॉक्टर है, इसलिए व्हाई मोस्ट ऑफ द डॉक्टर पे इम्पोर्टेंट टू द प्राइवेट वन? see, means I am fully private. Yes, yes. One of the problem with government hospitals Okay. that I am trying to say is that government hospitals are not run by doctors; they are run by bureaucrats, Okay, and they have the least idea Okay. of how to run okay. their hospitals and health system. कभी भी डॉक्टर्स को एम्पावर नहीं किया जाता Okay. एज कम्पेयर टू आप जैसे मान लो इंग्लैंड, इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस है, तो उनका ट्रस्ट होता है, एक एक हॉस्पिटल का एक ट्रस्ट चलाता है जो कि डॉक्टर चलाता है, तो वो सब कुछ वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उस हिसाब से वो होता है। अब ये चीज़ें ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत कुछ, अभी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होता है, लोगों को इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। या फिर जो ब्यूरोक्रेसी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं कि मैं चलो नया सर्जरी करना चाहूँ तो इट्स डिफिकल्ट। हाँ, अभी मैं रिसेंटली चाइना से आया और मेजर हॉस्पिटल्स ऑफ देम आर गवर्नमेंट रन, लेकिन जिस तरह से एक गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल काम कर रहा है, इट इज लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरीके से डॉक्टर को फुल्ली उसको फ्रीडम दे रहे हैं कि ये करो, उसको सारा इक्विपमेंट दे रहे हैं। अभी कोई इक्विपमेंट अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल उसको, हाँ, he has to go through the layers and layers and layers, लेटर लिख के रिजेक्शन, सो दिस आर थिंग्स। हाँ, और शायद फाइनेंशियल भी, मतलब इतना अभी आजकल गवर्नमेंट में भी अच्छा फाइनेंस मतलब वो होता है, अच्छा पैसा मिलता है गवर्नमेंट में। हाँ, तो उस हिसाब से शायद, हाँ, पैसा इज नॉट अ फैक्टर, बट ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो चीज़ें हैं, हाँ, जितना हाँ हो सकता है, अगर मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जो पब्लिक को या गवर्नमेंट को, अगर जो ये ऑटोनॉमी थोड़ा दे दे हॉस्पिटल्स को कि वो डिसाइड कर सके क्या होगा, हाँ, और उनको अगर आप एम्पावर करें, हाँ, कि ये जो चीज़ें हैं आप इम्पोर्टेंस सोचिए, विथ सम मतलब ऊपर से थोड़ा सा आप रखिए, कंट्रोल रखिए, लेकिन थोड़ा सा लूज कर दीजिए, तो यू विल गेट अ वेरी गुड मतलब मेडिकल सिस्टम, गवर्नमेंट मेडिकल सिस्टम। और बहुत जगह में सरकारी मेडिकल सिस्टम होता है। हाँ, मैंने जैसा बोला ना, चाइना, वहाँ देख के मतलब इट इज़ लाइक ए 5-स्टार होटल। अभी हम लोग का इंडिया में भी अब देखो, यू गो टू आर्मी हॉस्पिटल, दे आर लाइक मतलब बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह है, लेकिन व्हाई नॉट अदर्स? some people will, some, here is a great difference, some hospitals will receive no money and some government hospitals will receive all the money, so that is the difference. You don't have, मतलब जहाँ पर वो गरीब लोग होगा उसमें, या मतलब लेस इम्पोर्टेंट प्लेस होगा, आपका हॉस्पिटल में कुछ नहीं रहेगा, और कहीं दिल्ली में हॉस्पिटल रहेगा तो उसमें सब कुछ रहेगा। सो दिस टेक मॉडर्ली एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, इन सम जगह में ज़्यादा देना, सम जगह में कम देना, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव। थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। गारंटी के साथ बोलते हैं, जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी ये क्वेश्चन जानने को पसंद करता होगा, तो इसलिए पूछताछ किया है। हाँ, आपसे क्लैरिफिकेशन दिया बोल के खुश लग रहा है। So misida har na pi mi zigna pi do te TV da me mara me de rasam bam zigna, so मैं सारे लोग का नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे देता है, और लोकेशन अगर आप चाहिए तो कांटेक्ट करके आप सर के साथ आ सकता है। लोकेशन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देगा। सो आप लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, लास्ट में देखिए, ये जो हमारा प्रोसेस है, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर टॉक शो। वी वांट टू disseminate our knowledge to everybody in the society. So we are going to our lesser bloggers, and also this Assam is Northeast is a place of multiple communities, multiple small communities here, there. We want to reach everyone. This is our attempt, and hopefully you like our attempt in reaching to you. We are very small people, but we are trying our level best. Yes. Thank you so much. Thank you. It's very much pleasure to have you in our shop. So may God bless you. Thank you. So see you in the next video. हमेशा खुश रहना. Thank you.